नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले कोरोना की। कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। आज प्रदेश में एक और मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उत्तराखंड में कोरोना के केस की संख्या 47 हो चुकी है। हालांकि अब तक 24 मरीज ठीक होकर लौट चुके हैं। जिस मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है वो देहरादून के अरावली कैंप में रह रहा था, जिसे अब क्वारंटीन कैंप में आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। और अब बात एक अच्छी खबर की, तो देहरादून में जिस 9 महीने के बच्चे में कोरोना की पुष्टि हुई थी वो बिल्कुल ठीक है। देहरादून के दून अस्पताल में प्रदेश का सबसे कम उम्र का कोरोना मरीज भर्ती था। बच्चे ने 6 दिन के अंदर ही कोरोना की जंग जीत ली है। 17 अप्रैल को बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बच्चे के पिता भी कोरोना को हरा चुके हैं। तो देखिए, ये खबर दो तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपको बताते हैं कैसे। अव्वल तो ये कि जो लोग कोरोना से बहुत ज्यादा डर रहे हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एहतियात बरतिए। दूसरी बात ये कि इस बच्चे ने जंग जीती है, बहुत छोटा है और ये संदेश जा रहा है कि जिन लोगों को कोरोना हो भी गया है वो भी जीत सकते हैं, बशर्ते कि आप जीतने की इच्छा शक्ति रखिए। इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा किरदार है। तो 6 दिनों में इस नन्हे वॉरियर ने हमें कहीं एक तरह से जंग जीत ली है कोरोना की। 6 दिन के अंदर प्रदेश का सबसे छोटा, जिस 9 महीने के बच्चे में कोरोना की पुष्टि हुई थी वो बिल्कुल ठीक है। में सबसे छोटा ये कोरोना का मरीज था, 9 महीने का बच्चा। हालांकि पिता में भी पुष्टि हुई थी और दोनों पिता पुत्र ने कोरोना को मात दी है। और ये एक हमें कहें कि स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन लोगों के लिए भी जो कोरोना से संक्रमित हैं, उन लोगों के लिए भी जो डर रहे हैं कि उन्हें कोरोना ना हो जाए। आपको एहतियात बरतना है और इच्छा शक्ति रखनी है। उधर देहरादून अस्पताल में 2 लोगों की मौत के मामले में राहत भरी खबर आई है। दोनों लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अस्पताल में एक 75 साल के बुजुर्ग और 23 साल के युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उत्तराखंड में 3 मई के बाद क्या होगा, इसकी तस्वीर 27 अप्रैल को करीब करीब साफ हो जाएगी, क्योंकि इस दिन पीएम मोदी एक बार फिर सभी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। लेकिन संभव है कि इस बार उत्तराखंड को और बड़ी राहत मिल सकती है। उत्तराखंड में 22 मार्च से लॉकडाउन है, जिसे 3 मई को 43 दिन पूरे हो जाएंगे। अब 3 मई के बाद क्या होगा, ये काफी कुछ 27 अप्रैल यानी सोमवार को साफ हो जाएगा, जब सभी राज्यों के सीएम प्रधानमंत्री से अपना अपना प्रपोजल शेयर करेंगे। उत्तराखंड की बात करें तो अब तक के हालात से सरकार सुकून में है, लेकिन पहाड़ के 9 जिलों को छोड़ दें तो 4 मैदानी जिलों ने मुसीबत बढ़ाई हुई है और 90% मरीज देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले से आए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि 27 अप्रैल को सीएम त्रिवेंद्र रावत 9 जिलों में रियायत की बात पीएम के सामने रख सकते हैं और यहां राहत मिल भी सकती है, जबकि हालात को देखते हुए 4 मैदानी जिलों में किसी भी राहत की उम्मीद कम ही नजर आती है। अभी तक कुल 47 पॉजिटिव केस राज्य में आए हैं और जिनमें से 24 ये ठीक हो गए हैं। उस गति को रोक पाने में हम इसीलिए सफल हो पाए कि आप सब ने सहयोग किया, भरपूर सहयोग किया। धीरे धीरे उन सेक्टर्स की जिनकी अनिवार्यता है, जहां पर कंट्रोल तरीके से हैं, कार्यालयों को भी कंट्रोल तरीके से, तो एक्टिविटीज को कंट्रोल तरीके से फेज मैनर में ओपन अप करना पड़ेगा। अब 3 मई के बाद कैसे काम किया जाए और क्या वर्क प्लान बनाया जाए, इस पर अफसर माथापच्ची कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार को 3 मई के बाद वही करना चाहिए जो जनता के हित में हो। तो यही कहेंगे कि सरकार धीरे धीरे जो है इस दिशा में आगे बढ़े कि यहाँ पर जो विकास है उसको हम एक गति देने का काम करें, लेकिन उसके साथ साथ जो कोरोना से बचने के उपाय हैं उस पर भी सरकार फोकस करने का काम करे।
अब सरकार को इंतजार सोमवार का है, जब सीएम त्रिवेंद्र रावत राज्य का हाल पीएम मोदी को बताएंगे। लेकिन राज्य की जनता को लॉकडाउन से कब राहत मिलेगी, ये पीएम मोदी के अगले ऐलान के बाद ही साफ हो पाएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। वहीं इसके बाद 29 अप्रैल को त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़ सकते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ के रावल क्वारंटीन है। ऐसे में ऐसा क्या हुआ है जो बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तारीख बदलनी पड़ी? केदारनाथ के कपाट खोलने की तारीख नहीं बदली गई है। देखिए रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में रावल परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य के साथ ही करीब 1100 साल पुरानी बताई जाती है। इसी परंपरा के तहत टिहरी नरेश भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि तय करते हैं। कपाट खुलने पर रावल और सहयोगी डिमरी समुदाय के लोग ही गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। यहाँ रावल ही मुख्य अर्चक हैं, लिहाजा पूजा से लेकर भगवान को भोग लगाने का भी एकमात्र अधिकार रावल को ही है। ऐसे में रावल के 4 मई तक क्वारंटीन हो जाने के कारण 30 अप्रैल को कपाट खोलने को लेकर धर्म संकट खड़ा हो गया था। लिहाजा कपाट खुलने की तिथि को आगे बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प रह गया था। पूजा को लेकर के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट बिल्कुल उसमें रावल का रोल है। इसलिए अगर रावल को क्वारंटाइन किया गया है, और फिर दूसरी बात टिहरी नरेश को पूरा अधिकार है। वो बोलांदा बद्री है, उन्होंने तिथि घोषित की थी। विषम परिस्थितियों को देखते हुए यदि टिहरी नरेश ने उस तिथि को परिवर्तित किया है तो बोलांदा बद्री है। बोलांदा बद्री के रूप में टिहरी नरेश का जो निर्णय है मैं समझता हूँ वो सर्वमान्य है। लेकिन केदारनाथ में ऐसा नहीं है। यहाँ रावल को पूरे अधिकार प्राप्त हैं। रावल चाहे तो अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि साल 1833 में रावल गोपाल नंबूदरीपाद की मृत्यु होने पर पूजा के लिए उनका प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। इसीलिए भी रावल के क्वारंटीन होने के बावजूद यहाँ कपाट खोलने में कोई अड़चन नहीं है और इसी कारण यहाँ कपाट खोलने की तिथि भी नहीं बदली है। हाँ, 1833 में एक जिक्र आता है जब गोपाल नंबूदरीपाद की मृत्यु हो गई थी तो तब उसमें महाराजा ने एक व्यवस्था दी थी कि वहीं किसी और पंडित को वहाँ कुछ टाइम के लिए पुजारी तय कर लेता। जब बाद में स्थायी रावल आ गए तो स्थायी रावल ने अपनी जगह ले ली। फिर एक दफे 1833 के टाइम पर ये हुआ था। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि केदारनाथ में आदिकाल से रावल की परंपरा रही है। वर्तमान रावल भीमा शंकर लिंग यहाँ के 324वें रावल हैं। केदारनाथ के लिखित इतिहास में भले ही रावल के प्रतिनिधि की परंपरा रही है, लेकिन कपाट खुलने की तय तिथि को बदल दिया गया हो ऐसा आज तक कोई प्रमाण नहीं है। सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुड़की से खबर आ रही है, जहां लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में एक आईआईटी के प्रोफेसर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर ने ड्यूटी पर तैनात दारोगा से भी अभद्रता की। सिविल लाइन थाने में प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। उधर कोरोना वॉरियर्स के रूप में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी और रेड क्रॉस के कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। वो घर घर जाकर लोगों से 1-to-1 कर उनका प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और अकेले देहरादून में ये वर्कर्स 4 लाख से ज्यादा लोगों से 1-to-1 कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी जुटा चुके हैं और इस दौरान कई जगह इन टीमों को लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। तो कई जगह लोग जो हैं घर का गेट तक खोलने को तैयार नहीं हो रहे। होती है कहीं कहीं, जैसे भी रोड साइड है यहाँ पर बहुत दिक्कतें हो रही है। अभी आपने देखा होगा, मैं आधा 1 घंटा हो गया ये लोग बाहर नहीं आए। वैसे तो हमें अंदर जाना बिल्कुल मना है, लेकिन हमारी भी मजबूरी की कोई घर नहीं छोड़ना है, इसलिए हमें मजबूरी में अंदर जाना पड़ा और तब देखो इतनी देर बाद निकल के बाहर आए तो ये दिक्कतें हो रही है। आप लोग क्या हम लोग ये पूछते हैं कि जैसे कितने लोग हो, कितने मेल है, कितने फीमेल हैं, कोई बाहर से आया, किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार है कि नहीं है, ये सब पूछते हैं। यहाँ पर ये सर्वे कर रहे हैं कि कितने मेंबर्स घर में हैं और कोई बाहर से अगर आया है तो उन लोगों की डिटेल्स हमें लेनी है और कोई मतलब ये इन्फ्लुएंजा या नॉर्मल भी जो फ्लू है उससे कोई प्रभावित तो नहीं है, या किसी नॉर्मल बुखार से भी अगर है तो उस सारी डिटेल्स हमें जो है विभाग को देनी पड़ रही हैं। वहीं शादियों के लिए बनने वाले पास को लेकर देहरादून प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिले के अंदर होने वाली शादियों के लिए पास दिए जाएंगे। जिले के बाहर या प्रदेश के बाहर होने वाली शादियों के लिए पास नहीं दिए जाएंगे। सरकार ने शादियों के लिए पास बनाने की सुविधा दी है, जिसमें 5 लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये जिले के अंदर ही होंगे।
देखिए, जो भी अंतर्राज्यीय शादियां हैं, मतलब देहरादून से बाहर है, अंतर्राज्यीय ट्रेवल अलाउड नहीं है, इसलिए वो पास नहीं दिए जा सकते हैं। देहरादून राज्य के अंदर अगर किसी की शादी है तो उनके पास इशू किए जा रहे हैं। हाल में पुलिसकर्मी की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पुलिसकर्मी के सरकारी कमरे में कई बाहर के युवक रह रहे हैं। सूत्रों की माने तो बिना जांच और बिना जानकारी के सभी युवक पुलिस लाइन में रह रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दे दिए। श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच लैब स्थापित की गई है, जिसका राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रशिक्षण के लिए पीजीआई चंडीगढ़ गई टीम लौट आई है और अब जल्द कोरोना की जांच शुरू कर दी जाएगी। इस लैब में एक दिन में 45 जांचें की जा सकेंगी। तो यहाँ पे लैब स्थापित हो गई है, उसके लिए भी पैसा और मशीनें पूरी आ गई हैं और यहाँ से 5 लोग जो टीम गई पूरी, वो टीम प्रशिक्षण करके जो है अब यहाँ लौट चुकी है। उनका प्रशिक्षण जो है चंडीगढ़ में जो हुआ है, मैंने आज उसका निरीक्षण किया और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अब यहाँ पे कोरोना की जांच शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन की वजह से भारत के राहत शिविरों में रह रहे नेपाल के नागरिकों के लिए आज का दिन और काफी खास रहा बाकी दिनों के मुकाबले। चंपावत जिले के राहत शिविरों में रह रहे नेपाली नागरिकों से मिलने नेपाल के अधिकारी टनकपुर बनबसा पहुंचे। नेपाल के नागरिकों से मुलाकात कर उनका हाल जाना, तो वहीं भारत सरकार की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ भी की। वीडियो के बारे में जो व्यवस्था करना पड़ रहा है, इसके देखते इसके होते हुए भी यहाँ नेपाली लोग के लिए जो व्यवस्था किया गया है, ये इससे हम बहुत पसंद हो। मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा इंडियन गवर्नमेंट को और यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, उन सब के प्रबंध के लिए मैं धन्यवाद कहूँगा। लेने के लिए कि मतलब नहीं, इनका यहाँ का सिचुएशन प्रॉब्लम है, इनका घर में ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इन लोग को इनका घर में भी हो सकता है, ये भी जान लें और इनकी करंट स्टेटस भी जान लें और अगर इनका कोई समस्या ना हो तो हम हमारे हायरार्की चैनल में रिपोर्ट करके वहाँ से कोई डिसीजन हो तो ये जा भी सकते हैं। खाने पीने के अलावा भी हम लोगों की तो उनको हम लोग यहाँ पर योगा करवा रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है और उनको विभिन्न खेल करवाते हैं। तो उनके जब उन्होंने सब देखा तो काफ़ी प्रशंसा की है, उन्होंने धन्यवाद दिया भारत सरकार को और लोगों को। नेपाली नागरिकों ने काली नदी पार कर नेपाल जाने की घटनाओं पर अब पिथौरागढ़ प्रशासन गंभीर हो गया है और प्रशासन ने बॉर्डर इलाकों में पुलिस और एसएसपी गश्त तेज कर दी है। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है। लॉकडाउन के बाद बॉर्डर इलाकों में से करीब 20 नेपाली काली नदी पार करके अपने मुल्क चले गए थे। नेपाली व्यक्ति जो है अगर इस तरीके से नदी क्रॉस करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस बल को हम लोग तैनात करेंगे। जहां जहां संभव है वहां पर एसएसबी का मदद लिया जाएगा। झूला पुल पर किसी भी तरीके से किसी का आवाजाही को हम अनुमति नहीं दे सकते हैं। आईआईटी रुड़की और नगर निगम ने कोरोना के सैंपल कलेक्शन के लिए एक स्क्रीनिंग बूथ मशीन जो है वो तैयार की है, जिसको सिविल अस्पताल में लगाया गया है। इस मशीन से सैंपल लेते समय में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य कर्मियों का मरीजों से सीधा कांटेक्ट नहीं होता। है ये, इसमें सैंपल लेने में जो हमारा सबसे क्लोज कांटेक्ट होता था लैब टेक्नीशियन और फिर पैथोलॉजिस्ट का, उससे इसका बचाव हो जाएगा कि वो अपने को बचा पाएंगे। इससे बहुत बड़ी सहायता मिल रही है हम लोगों को। इस तरीके से इससे काम लिया जाए। टिहरी झील में डूबा बच्चा, नदी में नहाते वक्त ये हादसा हो गया है। बच्चे की तलाश की जा रही है। चिनियाली सौड़ के छोटी मणि गांव का ये मामला है। तो एक बच्चा झील में नहाते समय लापता हो गया है। देखिए, ये खबर पूरी तरह से लापरवाही से भरी हुई है कि बच्चा झील में नहाने के लिए कैसे पहुंचा और झील में नहाने की क्या इजाजत है। प्रशासनिक लापरवाही, कुछ बच्चे के माँ बाप की तरफ से लापरवाही। बच्चा डूब गया है और तलाश जारी है। हालांकि अब रात भी हो चुकी है और यकीनन ऑपरेशन में दिक्कत भी आती है। और एक अच्छी खबर की भी बात कर लेते हैं। जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से परेशान है, तो वहीं कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो इसका एक फायदा क्या हुआ है। गंगा और कई नदियां साफ हो गई। गंगा की सफाई के लिए सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही थी सालों से,
लेकिन उसके पानी को साफ करने में कुछ हद तक सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन लॉकडाउन की वजह से पानी की क्वालिटी बदल गई है और हरिद्वार के हर की पैड़ी में गंगा के पानी की क्वालिटी ए ग्रेड की हो गई है। देवप्रयाग से ऋषिकेश का पानी भी ए ग्रेड का हो गया है। उत्तराखंड में पहली बार गंगा का पानी, हर की पैड़ी का पानी ए ग्रेड का हुआ है। लगभग 30 दिनों से ज्यादा लॉकडाउन का समय गुजर चुका है और ऐसे में इसका एक फायदा जरूर नजर आ रहा है। वो फायदा ये है कि पर्यावरण साफ नजर आ रहा है, हवा में प्रदूषण नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पानी में नदियां साफ हो गई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंगा जी में, इस वक्त ऋषिकेश में मौजूद हूँ और ये गंगा जी है और गंगा जी का पानी अगर आप देखें तो क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। अक्सर अप्रैल के महीने में यहाँ पर बहुत सारी भीड़ रहा करती थी, श्रद्धालु आते थे, स्नान करते थे, तमाम तरह की यहाँ पे गंदगी फैलाते थे। लेकिन अब अगर पानी की बात करें तो पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है और खुद मैं इस वक्त गंगा जी में मौजूद हूं और मैं खुद देख सकता हूं कि पानी कितना साफ है और नीचे तक पत्थर साफ नजर आ रहे हैं। लगातार यहां पर तमाम सरकारें गंगा जी को साफ करने के लिए बड़े प्लान बनाती रही और पैसा खर्च करती रही, लेकिन इस लॉकडाउन का एक फायदा जरूर नजर आया है कि इस लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर और इसके साथ अन्य नदियां भी साफ हुई है। तो शायद ये एक बहुत अच्छा पहलू है, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि ये गंगा सबकी जीवनदायिनी गंगा है और आस्था से जुड़ी है, तो इसको इसी तरह से आगे भी साफ और स्वच्छ और निर्मल रखना होगा। कैमरामैन अनिल रावत के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 ऋषिकेश। कोरोना भले ही पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन उत्तराखंड के वीरान हो चुके कई गांव फिर से आबाद हो गए। लेकिन अब सरकार के सामने चुनौती है कि उन्हें रोकने की, यानी कि जो लोग पलायन करके बाहर जा रहे थे, साथ ही साथ रोजगार उपलब्ध कराने की, जिससे वापस लौटे लोग फिर से शहर की तरफ ना जा सकें। उत्तराखंड के लिए पलायन हमेशा ही एक चैलेंज रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में सैकड़ों की संख्या में गांव के गांव खाली हो चुके हैं। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहर की ओर और शहर से दूसरे राज्यों की ओर निकल गए, लेकिन लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में ऐसे लोग अब वापस लौट आए हैं। पलायन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि पहाड़ के 12 जिलों में करीब 60,000 लोग इस दौरान वापस लौट आए हैं। पौड़ी जिले में 12,000 लोग वापस लौटे, अल्मोड़ा में 9,000 लौटे, तो 30% लोग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लौटे हैं, जबकि 65% लोग अन्य प्रदेशों से अपने गांव लौटे हैं। 5% लोग विदेशों से अपने पैतृक गांव लौट आए हैं। ब्लॉक स्तर पर इनसे संपर्क किया जाए और इनके लिए एक विशेष टीम बनाई जाए हर विकास खंड में, और जो इनके साथ काम करेगी और यदि यहाँ रुकना चाह रहे हैं तो इनकी क्या मदद की जा सकती है, उसका आगे का रास्ता तय होगा। पलायन आयोग की इस रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें युवा आसानी से रोजगार पा सकते हैं। हम इन सारी चीजों को अपने नौजवानों को प्रोत्साहित करते हुए, और जो रिवर्स पलायन की बात कही है वो पलायन हमारा सक्सेसफुल हो जाए, तो इस पर हमने गंभीरता से और गहनता से चिंतन किया है, बैठे हैं, और आने वाले समय में हम इस पर बहुत गंभीरता के साथ बैठेंगे और प्रयास करेंगे कि वो लोगों में से मैक्सिमम लोग हम अपने उन क्षेत्रों में रोकने में सफल हो जाएं जहां से उन्होंने पलायन करने का प्रमुख कारण रोजगार। पलायन आयोग की इस रिपोर्ट में सरकार को सुझाव भी दिए गए हैं और रिपोर्ट कहती है कि ब्लॉक स्तर पर सर्वे कर अगर ऐसे लोगों को उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो वीरान पड़े गाँव में एक बार फिर चहल पहल स्थायी तौर पर लौट सकती है, लेकिन गेंद अब सरकार के भाले में है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। लॉकडाउन पीरियड में कई लोगों का कुकिंग टैलेंट भी निखर कर सामने आ रहा है। दून की अगर हम बात करें, फैमिली टाइम में साउथ इंडियन से लेकर चाइनीज, इटालियन डिशेस ट्राई की जा रही है कई फैमिलीज में। देखिए, लॉकडाउन पीरियड होटल रेस्टोरेंट का खाना पसंद करने वालों के लिए खासा मुश्किल है। अब घर पर ही रहना है, तो इस बीच लोगों का कुकिंग टैलेंट भी निकल कर सामने आ रहा है। दून में लोग घर पर ही कबाब, पिज्जा या फिर साउथ इंडियन डिशेस बना रहे हैं। रोज नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ, अलग अलग डिशेस बना रही हूँ, अपनी फैमिली को खिला रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। मैक्रोनी, पास्ता, चीज़ी पास्ता, पिज़्ज़ा, ऐसी कई चीज़ें, मंचूरियन, ऐसी कई चीज़ें मैंने अभी ट्राई की हैं। नई ढोकला बनाया है। ऐसे नई नई आइटम्स जो कि पढ़ के, एंड गार्लिक ब्रेड एंड सूजी वेज फ्राइज, इस तरह की कई आइटम्स मैंने ट्राई की हैं अभी। ये लॉकडाउन में हम ये कुकिंग जो है इसमें ये बना रहे हैं ताकि हमारा जो वो हो
टाइम पीरियड इसमें यूज़ हो, अलग अलग डिश फैमिली के साथ बना के खा रहे, टाइम पास कर रहे हैं। खाने के शौकीन इस वक्त में खूब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वैसे भी लॉकडाउन में कुकिंग का शौक खुद को स्ट्रेस फ्री रखने के साथ ही फैमिली को जोड़ने का भी अच्छा मौका है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जल्द ही इलाज और पढ़ाई शुरू हो सकती है। मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स समेत कुछ अन्य पदों की भर्ती के लिए इंटरव्यू हुए। सैकड़ों की संख्या में प्रदेश भर से कैंडिडेट्स पहुंचे थे। हालांकि लॉकडाउन की वजह से यहां पहुंचने लोगों को दिक्कतें जरूर हुई। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में भर्ती का ये ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया है। कोरोना संक्रमण के दौरान कुछ लोग ऐसी मिसाल कायम करते हैं जो दूसरों के लिए भी काफी इंस्पायर करती हो। उन्हें पिथौरागढ़ के योगेश पंत की शादी से ज्यादा अपनी ड्यूटी को अहमियत दी और अब कोरोना के खत्म होने तक उन्होंने कहा है कि वो शादी नहीं करेंगे। पिथौरागढ़ के कोरोना वॉर रूम में तैनात योगेश की शादी 6 महीने पहले ही तय हो गई थी। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो योगेश इन दिनों अपनी शादी की तैयारियों में जुटे होते, लेकिन कोरोना के तांडव ने लोगों की प्राथमिकताओं को बदल दिया है। कोरोना संकट को देखते हुए योगेश की ड्यूटी वॉर रूम में लगाई गई है, जहां योगेश अपने साथियों के साथ दिन रात काम में जुटे हैं और ऐसे में योगेश ने अपनी शादी को कोरोना संकट तक टालने का ऐलान किया है। कोरोना में मेरी ड्यूटी लगने से मैं शादी को पोस्टपोन अभी कर रहा हूँ, तो अभी ये बहुत ज़रूरी ड्यूटी है, तो पूरा भारत इससे जूझ रहा है। योगेश इन दिनों वॉर रूम में क्वारंटीन किए लोगों के डेटा को तो तैयार कर ही रहे हैं, साथ ही सैंपल जुटाने, शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा भी उठा रहे हैं। ऐसे में विभाग भी उनकी तारीफ कर रहा है। एक युवा लोग एक संदेश जाता है कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में एक बहुत बड़ा अपना सहयोग दिया। चंपावत जिले में तय हुई योगेश की शादी टल चुकी है। साथ ही योगेश ने बड़ा ऐलान ये किया है कि जब तक कोरोना रहेगा वो शादी नहीं करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।